नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 के ईरान-इजराइल संघर्ष की। जी, जिसे अक्सर 12 दिवसीय युद्ध भी कहा जाता है। हाँ, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस तेज लेकिन बहुत अहम संघर्ष का दुनिया पर क्या असर पड़ा। हाँ, हमारे पास कई रिपोर्ट्स और विश्लेषण हैं इस पर। बिल्कुल, मकसद यही है कि इसके मुख्य पहलू और जो वैश्विक नतीजे हुए उन्हें समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू कैसे हुआ था? मतलब पहला ट्रिगर क्या था? देखिए, तारीख थी 13 जून 2025, जब इजराइल ने ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों पर एक काफी बड़ा हमला किया। अच्छा, उनका लक्ष्य क्या था इससे? उनका कहना था कि वो ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम तेजी से बढ़ रहे थे और उनकी जो परमाणु क्षमताएं थीं, उस खतरे को वो कम करना चाहते थे। और इस हमले में ईरान के कुछ बड़े नाम भी मारे गए थे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मोहम्मद बघेरी और IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रमुख हुसैन सलामी दोनों मारे गए। ये सिर्फ सांकेतिक नहीं था, इसने उनके मिलिट्री लीडरशिप को वाकई में चोट पहुंचाई। जाहिर है। तो ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया? हाँ, तो जवाब में ईरान ने भी मिसाइलें दागी तेल अवीव और हाइफा जैसे इजरायली शहरों पर। और उनमें आम नागरिकों को भी नुकसान हुआ? जी हाँ, नागरिक हताहत हुए। लेकिन एक दिलचस्प बात ये थी कि ईरान के जो पारंपरिक साथी माने जाते हैं रीजन में, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह या यमन में हूती, हाँ। वो इस लड़ाई में ज्यादातर किनारे ही रहे, एक्टिव नहीं हुए। अच्छा, तो ईरान एक तरह से अकेला पड़ गया। बिल्कुल, अपनी जवाबी कार्रवाई में वो काफी हद तक अकेले थे, जो उनकी रीजनल स्ट्रैटेजी के लिए एक झटका था। और फिर अमेरिका की एंट्री हुई 22 जून को। हाँ, 22 जून को अमेरिका ने भी ईरानी परमाणु ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस अमेरिकी हस्तक्षेप ने क्या बदला? देखिए, इसने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया और साथ ही इसने क्षेत्र में अमेरिकी ताकत का एक तरह से प्रदर्शन भी किया। लेकिन ईरान तो बहुत बड़ा देश है, उनकी सेना भी फैली हुई होगी। सही कहा, ईरान का क्षेत्र विशाल है और उनकी सैन्य संपत्ति बिखरी हुई है। लेकिन इजराइल के जो हमले थे वो बहुत सटीक थे, महत्वपूर्ण ठिकानों और कमांड सेंटरों पर। और उनकी मिसाइल डिफेंस का भी रोल रहा होगा। बिल्कुल, उनका जो आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम है वो काफी उन्नत है। उन्होंने ईरानी मिसाइलों के एक बड़े हिस्से को हवा में ही रोक दिया। अच्छा। इससे इजराइल में नुकसान और जो नागरिक हताहत होने थे वो काफी कम हुए। ये तो भारी मोर्चे की बात हुई। ईरान के अंदर क्या चल रहा था इस दौरान? माहौल कैसा था? अंदरूनी हालात भी बिगड़े। इतने बड़े सैन्य अधिकारियों का मारा जाना और जो नुकसान हुआ उससे ईरान में एक तरह की सार्वजनिक अशांति पैदा हुई। विरोध प्रदर्शन हुए। हाँ, जो मारे गए कमांडर थे उनके अंतिम संस्कार बड़े पैमाने पर हुए और वो सरकार विरोधी भावनाओं का एक केंद्र बन गए। लोग इजराइल और अमेरिका के खिलाफ तो नारे लगा ही रहे थे, पर अपनी सरकार के खिलाफ भी गुस्सा था। और कूटनीतिक तौर पर डिप्लोमेटिकली भी ईरान अलग थलग महसूस कर रहा था। और जैसा अक्सर होता है, ऐसे संघर्षों का असर सिर्फ उस इलाके तक नहीं रहता, पूरी दुनिया पर असर पड़ता है ना? बिल्कुल नहीं। सबसे पहला और सीधा असर तो ऊर्जा बाजारों पर पड़ा, तेल की कीमतों पर। हाँ, वो कैसे? जैसे ही ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की खबर आई, ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतें करीब 7 से 14% बढ़ गईं। वो लगभग $74-78 प्रति बैरल तक पहुंच गईं। और अगर वो हार्मोज जलडमो मध्य ब्लॉक हो जाता तो? हाँ, वो तो बहुत ही गंभीर स्थिति होती। दुनिया का लगभग 18-20% तेल वहीं से गुजरता है। अगर वहां कोई रुकावट आती तो कीमतें 90-100 यहाँ तक कि $120 प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकती थी। बाप रे, इसका मतलब तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाती है। ऊर्जा महंगी होगी तो महंगाई बढ़ेगी। एक मोटा अनुमान है कि तेल में हर $10 की बढ़ोतरी से वैश्विक महंगाई 0.2 से 0.3% बढ़ सकती है। और व्यापार पर भी असर पड़ा होगा, शिपिंग वगैरह। हाँ बिल्कुल, ईरान ने धमकी दी थी हॉर्मूज को ब्लॉक करने की। इससे टैंकरों को अपने रूट बदलने पड़े। अच्छा। शिपमेंट में देरी हुई और जो जहाजों का बीमा होता है उसका प्रीमियम आसमान छू गया। और लाल सागर में तो पहले से दिक्कतें चल रही थी। सही कहा, लाल सागर में हूती हमलों के साथ मिलकर इसने ग्लोबल समुद्री रास्तों पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। माल ढुलाई लंबी और महंगी हो गई। हवाई यातायात पर भी असर हुआ होगा? हाँ, एयरलाइनों को भी संघर्ष वाले इलाकों से बचने के लिए अपने रूट बदलने पड़े, जिससे उनका ईंधन ज्यादा खर्च हुआ और टिकट की कीमतें भी बढ़ी। अगर हम पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था और भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से देखें
तो क्या तस्वीर बनती है? देखिए, यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। एक अनुमान ये था कि अगर हालात बहुत बिगड़ते, मतलब व्यापार और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा असर होता, तो तीसरी तिमाही में ग्लोबल ग्रोथ 1.7% तक कम हो सकती थी। ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। हाँ, और महंगाई के डर से सेंट्रल बैंकों पर दबाव बना कि वो ब्याज दरें कम न करें या शायद और सख्त करें। और जियोपॉलिटिक्स पर, देशों के आपसी रिश्तों पर क्या असर हुआ? ऐसा लगता है कि संघर्ष ने शायद ईरान के खिलाफ एक सुन्नी इजराइल गुट, जिसमें जीसीसी देश और इजराइल शामिल है, उसे और मजबूत किया हो। और ईरान के जो साथी माने जाते हैं जैसे चीन और रूस। हाँ, चीन और रूस जो ईरान के करीब हैं, उन्होंने अमेरिका और इजराइल के हमलों की जुबानी तौर पर आलोचना की और उन्होंने फिर से मल्टीपोलर वर्ल्ड यानी बहुध्रुवीय दुनिया की बात की। और अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने उस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी और बढ़ाई। एक और चिंता जो ऐसे मामलों में उभरती है वो है परमाणु हथियारों के फैलने का खतरा। ये वाकई बहुत गंभीर चिंता है। ईरान के इस तरह के टकराव और उसके परमाणु कार्यक्रम पर हमले से हो सकता है कि सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र जैसे दूसरे क्षेत्रीय देश भी अपनी परमाणु क्षमता बनाने के बारे में सोचने लगे। और अगर ऐसा होता है तो ये जो ग्लोबल नॉन प्रोलिफरेशन नियम है, परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने के जो नियम हैं, वो कमजोर होते हैं। ये खतरनाक ट्रेंड है। मानवीय पहलू भी तो होगा इसका। बिल्कुल, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अनुमान था कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता तो 20 से 30 लाख लोग विस्थापित हो सकते थे। इतने सारे लोग? हाँ, इससे पड़ोसी देशों पर और जो सहायता देने वाली संस्थाएं हैं, उन पर बहुत भारी दबाव पड़ता। तो कुल मिला के देखें तो ये जो 12 दिन का युद्ध था, ये दिखाता है कि कैसे एक सीमित दिखने वाला क्षेत्रीय संघर्ष भी कितनी तेजी से पूरी दुनिया को हिला सकता है। सही कहा। तेल की कीमतों से लेकर ग्लोबल ग्रोथ, व्यापार के रास्ते, जियोपॉलिटिक्स और यहाँ तक कि मानवीय संकट की आशंका तक, सब पर असर पड़ा। अंत में नतीजा क्या निकला? किसने जीत का दावा किया? देखिए, दावे तो दोनों तरफ से हुए। इजराइल ने भी कहा कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया, ईरान ने भी अपनी ताकत दिखाई। लेकिन अगर जमीनी हकीकत और रणनीतिक नतीजों को देखें तो ये ईरान के लिए एक झटका था। उनकी मिसाइल और परमाणु क्षमताओं को नुकसान पहुंचा, वो रीजन में अलग थलग पड़े और देश के अंदर भी असंतोष बढ़ा। इन सब ने मिलकर उनकी स्थिति को कमजोर किया। और इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना तो झेलनी पड़ी, लेकिन ईरान की जो सैन्य बढ़त थी, उसे रोकने का जो उनका तात्कालिक मकसद था, उसमें वो सफल रहे। तो ये थी कहानी 2025 के ईरान-इजराइल संघर्ष की। हाँ। और अंत में शायद सोचने के लिए एक बात यह है कि संघर्ष ने दिखाया कि कैसे रीजनल ताकतें ग्लोबल स्थिरता पर असर डाल सकती हैं। सही है। और ये सवाल उठता है कि भविष्य में ऐसे संघर्षों को रोकने या संभालने के लिए ग्लोबल लेवल पर सहयोग कितना जरूरी और कितना कारगर हो सकता है, खासकर तब जब परमाणु प्रसार का खतरा सामने हो।